नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर, जनरल ज्ञान में मोहित पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। थोड़ा-सा समय हो गया इस बार 1 सवा महीने का क्योंकि मेरी आँख की सर्जरी हुई थी। इसलिए थोड़ा-सा आपको परेशानी हुई। अप्रैल में थोड़ा-सा और हो सकता है 10 दिन या 2 वीक्स का गैप आ जाए, पर हम अब लगातार इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, ठीक है? इसको मैं अपने हिस्ट्री वाले सेक्शन से लेता हूँ, जो कि स्पेशली रेलवे एसएससी का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। यूट्यूब पर ये वीडियो तो अवेलेबल है ही है। हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल सीक्वेंस में ये सारे के सारे वीडियो आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है? तो उस पर भी हम बाद में बातचीत करेंगे, ठीक है? अगर हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसको सब्सक्राइब पे ऑल नोटिफिकेशन पे कर लेना। जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है और साथ-साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड पूछने के लिए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की क्योंकि हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। हम बात करेंगे एंशिएंट इंडिया की, यानी प्राचीन भारत। एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत की हम बात कर रहे थे, ठीक है? और प्राचीन भारत में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, वो पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? तो इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है, ये चल रहा था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमारा टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये मैं इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद हमारी क्लासेस हो रही है, तो इसलिए बेटर है कि एक बार आपको ये चीज़ों को समझा दूँ, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? और इसमें भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपका, वो हमारा चल रहा था इसका पार्ट 6th या हम इसको कहेंगे हमारी क्लास नंबर भी 6th ही है कि एंशिएंट इंडिया का फर्स्ट टॉपिक ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसलिए क्लास नंबर और आपका जो लेक्चर नंबर है यानी पार्ट नंबर और क्लास नंबर दोनों आपका कॉमन है, ठीक है? इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे तो क्लासेस नंबर तो बढ़ते रहेंगे, पार्ट फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के आ जाएंगे। तो आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है आपका एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में, इंडिया लेवल के जनरल एग्जामिनेशन में, रेलवे में और एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, सीपीओएसआई हो गया, किसी में भी आपका ये जनरल चीज या तक कि दिल्ली पुलिस हो गया तो उसमें जनरल जो क्वेश्चंस आपके सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पूछे जाते हैं वो आपके सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले हमारा पार्ट 5th नहीं देखा है सिंधु घाटी सभ्यता का तो उस पार्ट 5th को सबसे पहले आप देखिएगा और उसके बाद में उम्मीद आपसे करता हूं कि आप कौन से पार्ट पे आएंगे, पार्ट नंबर 6th पे आएंगे, ठीक है? चलिए, अब जब हम पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 5th में हमारा मैं आपको ऑलमोस्ट मैंने सिंधु सभ्यता के बेसिक के बारे में आपको बता दिया था और हम पढ़ रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, प्रमुख स्थल हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो उन पर ही हम क्या करने वाले हैं, आगे बात करने वाले हैं, तो उसको ही हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? तो देखो, अब मैंने आपको पाकिस्तान में पढ़ने वाले जो इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स हैं, यानी हड़प्पा, मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, वो करवा दिया था, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था इंडिया में जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं उसमें से कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान हनुमानगढ़ में, क्योंकि कालीबंगा पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम जब देखते हैं तो आपके गुजरात की 2 इंपॉर्टेंट साइट्स पे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आज हम कंप्लीट करके ऑलमोस्ट इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे ताकि कल से फिर आपका जो वैदिक काल है, वैदिक संस्कृति है, ठीक है, या वैदिक पीरियड है, वो स्टार्ट हो पाए, ठीक है? देखो, सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे कौन कौन सी करेंगे, देखो,
आज हम इसमें बात करते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का इंपॉर्टेंट स्थल है, या आपका प्लेस कौन सा हो गया, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल हो गया ये कौन सा हो गया, लोथल हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि आप जब भी किसी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट को पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी साइट को जब आप पढ़ोगे, तो उस साइट को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, और फिर हम उस पर सबूत, प्रमाण या एविडेंसेस पर आते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ध्यान से समझना। अगर आप लोथल की बात करते हो तो सबसे पहला तो इसमें आता है कि लोथल की खोज किसने करी। लोथल की जो खोज है वो किसने करी, यानी डिस्कवर्ड बाय। लोथल की खोज किसने करी या डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट नाम आता है जिनको बोलते हैं रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, ठीक है, अच्छे से इनका याद रख लेना नाम, क्योंकि तो पूछा जाता है। रंगनाथ राव, इन्होंने खोज करी थी किसकी, लोथल की। ठीक है, कब की थी, तो इसमें आपको यहीं पर पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने इसको जो डिस्कवर किया था, वैसे तो कई बुक्स में आपको 1957 भी मिलेगा, पर एक जनरल और कई बार पूछा गया जो एक बहुत ही ऐसा ऑप्शन जिसपे ज़्यादातर राइटर अपना सजेशन देते हैं, वो आपका कौन सा हो गया, 1950। यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ाद होने के साथ ही सबसे पहला प्लेस जो 1952 में 53 में को बताती है, कई बुक्स बताती है, ज़्यादा अच्छी ऑथेंटिकेट बुक। तो इंडिया में आज़ादी के बाद, ठीक है, जब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, तो विभाजन के बाद जो इंडिया का पहला प्लेस था वो आपका था रोपड़। एंड रोपड़ पड़ता है पंजाब में, सतलज नदी के किनारे, जिसकी खोज की थी यज्ञदत्त जी शर्मा ने। उसके बाद इंडिया का जो सेकंड प्लेस था, जो पढ़ के महीनों के बाद खोजा गया, ये आपका जो सेकंड नंबर का प्लेस था, ये वही है जिसका अभी आपको मैंने राजस्थान का बताया था, हनुमानगढ़ जिले का कालीबंग, 1950। और उसके बाद फिर जो प्रमुख स्थल तीसरा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो आपका कौन सा हो गया, लोथल हो गया। तो ये तो आपने पढ़ लिया। अच्छा, फिर पूछता है कि लोथल पड़ता कहां पर है, तो ये पड़ता आपका गुजरात। लोथल भारत के कौन से राज्य में पड़ता है, तो राज्य हो गया, स्टेट हो गया, कौन सा हो गया, गुजरात हो गया। तीसरा आपको मैंने बताया था कि एक आपको ये याद रखना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं वो कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो इसमें जो रिवर आएगी आपकी, रिवर या नदी, ठीक है, जब भी इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर कौन सी आएगी या आपकी नदी कौन सी आएगी, फिर इसमें आपकी जो रिवर आती है वो मेन रिवर आती है भोगवा रिवर, भोगवा नदी में जो रिवर आती है, कौन सी रिवर आती है, भोगवा नदी या भोगवा रिवर आती है। ठीक है, एक तो ये आपको इसमें ध्यान रख, ये तीन चीजें आपने अच्छे से क्या रख ली, याद रख ली। ठीक है, अब चूंकि एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही बात है, उसका जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, मतलब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का तो सबसे बड़ा पोर्ट था या जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, ठीक है, वो सबसे बड़ा जो बंदरगाह था वो कौन सा था, लोथल था। इसलिए अक्सर आपसे लोथल के बारे में भी जो बेसिक क्वेश्चंस नहीं है क्या, ये पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पे मैं लिख देता हूँ, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह। या कभी अगर ऐसा आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी कौन सा था, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था,
ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पे भी जो नाम आता है वो किसका आता है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब बंदरगाह है तो आप खुद दिमाग में सोचो कि कोई बंदरगाह या पोर्ट होता है तो वहां से हमें क्या क्या मिल सकता है, मतलब वहां से हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एविडेंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आगे बात करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से हमें प्रमाण मिले, कौन कौन से एविडेंस मिले या कौन कौन से प्रमाण मिले। अगर हम प्रमाण की बात करेंगे या यहाँ से मिलने वाले एविडेंसेस की बात करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ से एविडेंस मिला है गोदीबाड़ा, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं डॉकयार्ड। तो एविडेंस मिला है डॉकयार्ड, सबसे बड़ा डॉकयार्ड यहीं पर था। डॉकयार्ड बोलते हैं या हिंदी में इसको बोलते हैं अपन, आपको सीधे की पॉइंट्स याद रखना है क्योंकि आपका काम डायरेक्ट की पॉइंट याद रखना है। जितनी चीज़ों शॉर्ट याद करोगे क्योंकि आपके चीज़ें बहुत डिटेल में नहीं आती पर चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ें करना है कि अननेसेसरी थ्योरी ना करनी पड़े और कम से कम समय में आप बहुत बेटर कर पाओ, एग्जाम में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे ताकि आपका सिलेक्शन अश्योर हो सके, ठीक है। सबसे पहला तो गोदीबाड़ा। अब ये गोदीबाड़ा क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, जहां पर जहाजों को बनाया जाता है, जो पानी के शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उनकी रिपेयरिंग की जाती है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, गोदीबाड़ा कहते हैं। तो वो यहाँ पर मिला है, ठीक है। तो और साथ साथ एक चीज और बता दूं, ये जो आपका अभी मैंने बताया था कि जो लोथल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह तो था, पर ये किस तरह का पोर्ट था, आपका टाइडल पोर्ट था। इट्स अ टाइडल पोर्ट यानी ज्वारीय बंदरगाह। ये किस तरह का बंदरगाह था आपका, ज्वारीय बंदरगाह था, यानी एक तरह का टाइडल पोर्ट था। समझ गए क्या। ज्वारीय बंदरगाह क्या होता है कि आपने देखा होगा अच्छे पोर्ट्स या अच्छे बंदरगाह वो माने जाते हैं जिसमें पानी का जहाज ज्यादा अंदर तक आ सकता है, ठीक है। अब वो ज्यादा अंदर तक कब आ पाएगा, जब पानी की गहराई ज्यादा हो, क्योंकि अगर पानी की गहराई कम हुई तो जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन पे माल भी होता है, हैवी भी होते हैं, तो नीचे का जो पोर्शन होता है वो पानी में नीचे जो मिट्टी होगी, जमीन होगी, उस पर अटक सकता है या टच हो सकता है। इसलिए आपने देखा है, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तब मैंने आपको बताया था एक टॉपिक आता हमारा टाइड्स एंड इप्स, ज्वार और भाटा। जब ज्वार आता है तो आपको पता है कि वैसे तो प्रतिदिन पूरे 30 के 30 दिन महीने के पूरे 24 घंटे में टोटल एक पर्टिकुलर प्लेस पर टोटल कितने टाइड्स या ज्वार आते हैं, दो। ज्वार क्या होता है, पानी का ऊपर उठना, ठीक है। जो चंद्रमा और सूर्य है, मून एंड सन है, उनके अट्रैक्शन फोर्स जैसे। और सेकंड टाइड का रीजन होता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल की वजह से, ठीक है। उस पर ज्योग्राफी में डिटेल में बात करेंगे अपन, ठीक है। अब होता क्या है, जब पानी ऐसे ऊपर की तरफ आपका उठता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है, तो ऑब्वियसली जहाज का लेवल ऊपर हो जाएगा और जब पानी की गहराई अच्छी हो जाएगी तो जहाज पोर्ट तक अच्छे से आ पाएंगे। तो इस टेक्निक का प्रयोग करते थे मेनली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो कहाँ पर इसका यूज करते थे, लोथल में करते थे, ठीक है। इसलिए अपन को लोथल पे जनरल क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें क्लियर है आपकी, तो एक तो यहाँ ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो एक तो यहाँ पर क्या था, डॉकयार्ड था, ये आपका गोदीबाड़ा था, ठीक है। दूसरा यहां से आपको अग्नि वेदिकाएं भी मिली है, यानी फायर प्लेसेस, फायर प्लेसेस, अग्नि वेदिकाएं। फायर प्लेसेस या अग्नि वेदिकाएं मिली है। अब आप बोलोगे सर आपने तो कालीबंगा में भी अग्नि वेदिकाएं लिखवाई थी। हाँ बिल्कुल लिखवाई थी। वहां पर अग्नि वेदिकाएं जहां पर हवन किया जाता था और पशुओं की बलियां दी जाती थी, एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था, तो वो जो अग्नि वेदिकाएं मिली है वो कालीबंगा में तो सबसे ज्यादा मिली है। वहां कितनी मिली है, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। जबकि यहां पर अग्नि वेदिकाओं की जो संख्या मिली है वो कितनी है, 3 है। टोटल कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है यहाँ पे, 3 मिली है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां पर मिला है युगल शवादान यानी जॉइंट ग्रेव।
जॉइंट ग्रेव मिला है, ठीक है, जिसको अपन, मैं भी समझा भी दूंगा आपको, जॉइंट ग्रेव या युगल शवाधान मिला है। देखो अब इसमें थोड़ा सा आपको जो पॉइंट है ना वो याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि यहाँ पर आपको जॉइंट ग्रेव मिला है या युगल शवाधान मिला है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल एक ही कब्र में मिले हैं, मेल और फीमेल। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो कब्र खोदी गई उसमें एक ही कब्र में स्केलेटन यानी कंकाल मिले, और कंकाल में किस किस के मिले? महिला और पुरुष दोनों की क्या मिले? कंकाल प्राप्त हुए हैं, स्केलेटन प्राप्त हुए हैं। इसलिए युगल शवाधान केवल यहां से मिला है। ये युगल शवाधान भी लगभग यहां से कितने मिले? 3 मिले। ठीक है, अच्छा। बंदरगाह है तो बंदरगाह में क्या होगा? माल आएगा और माल जाएगा, और माल को तोलने के लिए क्या होंगे? तराजू होंगे और बाट होंगे। तो यहां पर बाट मिले, मेजरिंग यूनिट्स मिली है, इसलिए एक और ये लिखना पड़ेगा हमें यहां पर, मेजरिंग यूनिट्स। ठीक है, यानी माप तोल के बाट, मेजरिंग यूनिट्स या माप तोल के बाट। ठीक है, मापने या तोलने के जो बाट मिले, ठीक है, मेजरिंग यूनिट्स मिली है, वो हमें कहां से मिली है? लोथल से मिली है। यहां तक है, अच्छा। अब आपको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो अपना सबसे ज्यादा जो बिजनेस करते थे, अपना सबसे ज्यादा जो ट्रेड करते थे, ठीक है, वो कहां से करते थे? तो वो लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, और मेसोपोटामिया मतलब आज का भी आपको पता है वॉर चली रहा है, तो वर्तमान का ईरान और इराक था मेसोपोटामिया। उससे ये लोग क्या करते थे? अपना ट्रेड करते थे या बिजनेस करते थे। तो ऑब्वियसली जब ट्रेड करेंगे तो वहां की कुछ करेंसी मिलेगी, कुछ कॉइन्स मिलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां से आपको और जो मिला है वो मिली है मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया की मुद्रा। यहां से मेसोपोटामिया की मुद्रा मिली है, द करेंसी ऑफ मेसोपोटामिया, द करेंसी ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो करेंसी है या मोहरें हैं, वो भी हमें कहां से मिली है? यहां से मिली है। ठीक है, और हाथी दांत का तराजू मिला है। ठीक है, जो बैलेंस मिला है हमें वो किसका मिला है? हाथी दांत का। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, साथ साथ में आपको इसमें ध्यान रखना है, जो लोथल में चीजें मिली है, कि बाकी जो शहर होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, तो अब देखो मैं एक चीज पॉइंट बताता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि ऐसे लगातार रोड्स होते थे। ये देखो, ये रोड मेन रोड होती थी, और ये इस तरह से रोड एक दूसरे को राइट एंगल पर, समकोण पर क्या करती थी? काटती थी। इस तरह से रोड्स थी, और रोड एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे फिर ये वापस गली जा रही है, ये फिर राइट एंगल पर देखो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, और सड़क के किनारे क्या बने हुए थे? आपके घर बने हुए थे। इस तरह से सड़क के किनारे आपके क्या थे? ये घर बने हुए थे। इस तरह से सड़क के किनारे क्या बने हुए थे? घर बने हुए। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी प्लेस मिले हैं, वहां पर घरों के दरवाजे फ्रंट साइड में ओपन नहीं होते थे। घरों के जो दरवाजे थे वो बैक साइड में ओपन होते थे। यानी ज्यादातर जगह घरों के दरवाजे ऐसे गली जाती थी, इस तरह से देखो ये अंदर गली जा रही है, और उनके जो फ्रंट गेट थे वो यहां पर इस तरह से ओपन होते थे। ठीक है, पर अगर हम लोथल की बात करेंगे, अगर हम किसकी बात करेंगे? लोथल की बात करेंगे, तो यहां पर जो घरों के दरवाजे थे, ठीक है, ये फ्रंट साइड ओपन होते थे। जैसे अगर वही सेम मैं बनाऊं आपके, कि ये जो देखो ये घर हो गए, ठीक है, लोगों के रहने के रेजिडेंशियल प्लेस हो गए। यहाँ घरों के जो गेट थे वो कहाँ पे होते थे? फ्रंट साइड थे। तो मैं इसमें लिख सकता हूं फ्रंट साइड गेट्स, फ्रंट साइड गेट्स यानी सामने की ओर खुलने वाले, या सड़क की ओर, सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे।
सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे, सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे। जो गेट्स होते थे वो कहाँ पर ओपन होते थे? सड़क की ओर ओपन होते थे, बैक साइड ओपन नहीं होते थे। बाकी प्लेसेस पे जो थे वो रोड। अच्छा, ये जो सर्कल्स बनते थे, इन सर्कल्स को क्या बोला गया? ये जितने भी सर्कल्स बन रहे हैं इन सर्कल्स को बोला गया है ऑक्सफोर्ड सर्कल्स। इनको क्या बोला गया है? ऑक्सफोर्ड सर्कल। और ये जो मेन सड़क जा रही है इसको बोलते थे मेन रोड और फर्स्ट रोड। इंग्लिश में मेन रोड और हिंदी में इसको बोलते थे प्रथम सड़क। तो क्या बोलते थे? प्रथम सड़क कहते थे। क्लियर है क्या? तो इस तरह से सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। तो ये जो 5-7 पॉइंट आपको मैंने बताया, ये अक्सर, हाँ, जैसे चावल के प्रमाण मिले, चावल के जो साक्ष्य मिले, क्योंकि जब ट्रेड होता था तो चावल के कुछ दानों के प्रमाण उस समय के मिले, वो भी हमें कहाँ से मिले? लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला तो पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्थल आता है वो आपका आता है कौन सा? धौलावीरा। अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेस आता है आपका, ये कौन सा आता है? धौलावीरा। क्योंकि लगातार देखो धौलावीरा पे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, इसलिए इसको हम स्किप नहीं कर सकते। इस धौलावीरा को पढ़ना क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, वही सेम चीज, पहले इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। देखो, धौलावीरा भी जो आपको पड़ेगा ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कई बार धौलावीरा चूंकि कच्छ के रण में पड़ता है, इसलिए आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया गया है। और ये वही डिस्ट्रिक्ट है जो इंडिया का सबसे बड़ा जिला है। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? कच्छ है। ठीक है, तो गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? कच्छ। गुजरात में कहाँ पड़ता है? कच्छ में पड़ता है। पहली तो चीज तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपको, जब मैं स्टैटिक जीके पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं आपको यूनेस्को वाले प्लेसेस पढ़ाता हूँ कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज या यूनेस्को विश्व विरासत सूची में आपके कौन कौन से स्थल हैं या आपके कौन कौन से प्लेस हैं, ये मैं आपको जनरली पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो उसको लेकर आपने देखा होगा अक्सर आपके कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिस स्थल में से एकमात्र स्थल जो भारत में मौजूद है, यूनेस्को में शामिल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो केवल एकमात्र स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, यहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो देखो यहां पर आप, ये जो धौलावीरा है ये आपका किस में शामिल है? यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, या फिर इसको लिख देता हूं, देखो, यूनेस्को, यूनेस्को विश्व विरासत, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। ठीक है, ये है। और कौन से नंबर पे इसको विश्व विरासत स्थल बनाया गया था? तो ये भारत का 40वां है विश्व विरासत स्थल है। भारत के कौन से नंबर का? अब तो आपको पता है 45 हो चुके हैं, अच्छा सॉरी 44 हो चुके हैं, क्योंकि 44 नंबर पे जो मराठों के फोर्ट्स हैं उनको शामिल करा गया। तो ये 40वां स्थल है। और इसको कब शामिल किया गया था? सन 2021 में, 2021 में शामिल किया गया था। और ये आपका कौन से नंबर पे था? ये 40वें नंबर पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है। इसके अलावा कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट इंडिया की यूनेस्को में फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड, इससे पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने करी है। तो इसमें देखो दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक तो खोज लिख रहा हूं मैं, डिस्कवर्ड बाय, खोज या डिस्कवर्ड बाय। तो इसमें जो आपको नाम याद रखना है वो याद रखना है जगपति जोशी। इसमें याद रखना है जेपी जोशी, याद रख लो। और हिंदी में इसका लिख देता हूं पूरा, जगपति जोशी। इसकी जो खोज की थी वो किसने करी थी? जगपति जोशी ने करी थी। ठीक है, और कब करी थी? तो इसको लगभग आपको लमसम ईयर याद रखना है, 1967-68।
तो जेपी जोशी ने तो इसकी खोज करी, पर इन्होंने एक्सकेवेशन नहीं करा, मतलब उत्खनन या खुदाई का काम नहीं करा था। जब खुदाई करोगे तभी तो चीजें मिलेगी ना, एविडेंस। तो अगर हम इसमें बात करें एक्सकेवेशन बाय, इसकी उत्खनन, उत्खनन थोड़ा अच्छा हिंदी वर्ड है, उत्खनन बोल दो, या इसमें हम बोल सकते हैं खुदाई, या इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन, ठीक है। तो खुदाई करने का जो काम किया था, जो मेन किया था, वो किया था मेनली, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका किया था किसने, बिश्त साहब ने, ठीक है। आर एस बिश्त, यानी रविंद्र सिंह बिश्त। रविंद्र सिंह बिश्त। और रविंद्र सिंह बिश्त ने कब किया था, तो इसके लिए आपको याद रखना है 1990 91। इन पे से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ देखो दो व्यक्तियों के आपको अलग अलग याद रखना है कि खोज किसने की है और उत्खनन किसने किया है, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन होता है रिवर को लेके कि कौन सी रिवर है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो वैसे तो कच्छ के रण में कोई रिवर बहती नहीं है, स्पेशली जो भी रिवर बहती है कोई भी 12 मासी नहीं है भाई। कोई भी अगर रिवर बहती भी है, ठीक है, तो वो रिवर आपका 12 मासी नहीं है, ठीक है। जनरली वो रिवर आपको जो मिलेगी वो टेम्परेरी रिवर मिलेगी, सीजनल रिवर मिलेगी, मौसमी नदियां मिलेगी, ठीक है। तो वैसे तो आप इसमें एक नदी तो याद रख सकते हो, लूनी, लूनी नदी। आपको पता है लूनी नदी राजस्थान से निकलती है, और राजस्थान से निकलने के बाद थार डेजर्ट से बहती हुई उसके बाद कच्छ के रण में एंटर करती है। थार डेजर्ट की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे मेन रिवर है, ठीक है। अगर ऑप्शन में लूनी नदी नहीं है, तो फिर आप दो नदियां इसमें याद रख सकते हो, मनहर और मनसर, ठीक है। एक तो याद रख सकते हो आप इसमें मनहर, और दूसरी याद रख सकते हो इसमें मनसर। तो इस तरह से आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शन में किस किस तरह से आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें बात करते हैं कि धौलावीरा से हमें कौन कौन से प्रमाण मिले या किस किस तरह के एविडेंस मिले। धौलावीरा से हमें कौन से तो प्रमाण मिले, और धौलावीरा से हमें किस किस टाइप के एविडेंस मिले, ठीक है। तो सबसे पहले जो धौलावीरा से एक तो एविडेंस मिला है, वो मिला है प्लेग्राउंड और स्टेडियम। प्लेग्राउंड और स्टेडियम यानी खेल का मैदान, खेल का मैदान, ठीक है। बीच में ग्राउंड है, चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है जहाँ पे स्पेक्टेटर्स या दर्शक बैठ के किसी भी इवेंट को देखते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के किसी और जगह से हमें जो इस तरह का एविडेंस है वो एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है। ये जो प्लेग्राउंड, स्टेडियम या खेल के मैदान का एविडेंस है, ये केवल और केवल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें प्राप्त हुआ है वाटर रिजर्वायर, जो सबसे बड़ा यहीं से मिला है, वाटर रिजर्वायर यानी जल संरक्षण प्रणाली, ठीक है। वाटर रिजर्वायर या जल संरक्षण प्रणाली, ये भी जो प्राप्त हुआ है ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तीसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का एक नोटिस बोर्ड मिला है, और नोटिस बोर्ड खाली नहीं मिला है, उस पे पैराग्राफ लिखे हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि थी, जिसको हम कहते थे सिंधु लिपि। तो सिंधु लिपि का सबसे बड़ा जो पैराग्राफ मिला है, पूरा सबसे बड़ा बाकी साइटों में, वो यहीं से मिला है। तो एक तो आप लिखो नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड या जिसको हम क्या कहते हैं, सूचना पट्ट कहते हैं। तो या तो हम क्या बोलेंगे,
नोटिस बोर्ड बोलेंगे या उसको क्या बोलेंगे, सूचना पट्ट। तो इसका जो सबसे बड़ा एविडेंस मिला है वो हमें यहीं से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो एक तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोटिस बोर्ड का प्रमाण हमें यहीं से मिला है। और नोटिस बोर्ड अभी आपको मैंने बताया था खाली नहीं मिला है। इस नोटिस बोर्ड पे, ये जो नोटिस बोर्ड मिला है, चीजें तो बहुत सारी मिली है, एक नेवले की मूर्ति मिली है, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको सारी बता रहा हूं। तो यहां से मिला है किसका प्रमाण, सिंधु लिपि का पैराग्राफ। द पैराग्राफ ऑफ, द पैराग्राफ ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, द पैराग्राफ ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है। सिंधु लिपि का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पैराग्राफ मिला है वो यहीं से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो एक तो इसको, अब सिंधु लिपि के बारे में आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर ये बेसिक पॉइंट आपसे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखना आप, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इंडस स्क्रिप्ट या सिंधु लिपि, इंडस स्क्रिप्ट या सिंधु लिपि। देखिए, सिंधु लिपि में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो लिपि है आपकी, ये लिपि पिक्टोग्राफिक है, क्योंकि इसको आज तक किसी भी विद्वान या किसी भी स्कॉलर को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, क्योंकि दुनिया की किसी भी लिपि से ये मैच नहीं करती। और इसमें इमेजेस ज़्यादा है, इमेजेस ज़्यादा है, इमेज है, चित्र है, पिक्चर्स ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये पिक्टोग्राफिक लिपि है। तो पहला पॉइंट ये आपको लिखना है, ये कैसी है, पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। यह है आपकी भाव चित्रात्मक लिपि। यह आपकी कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। अच्छा, सेकंड हम बात करेंगे पिक्टोग्राफिक के बाद के इस लिपि को एक और नाम से हम जानते हैं। तो इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं ब्रुस्टोफेडन लिपि। ब्रुस्टोफेडन स्क्रिप्ट, क्योंकि आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ वो इससे भी आया हुआ है। ब्रुस्टोफेडन लिपि, तो इसको ब्रुस्टोफेडन लिपि के नाम से भी क्या करा जाता है, जाना जाता है, ठीक है। इट्स अ ब्रुस्टोफेडन लिपि या ब्रुस्टोफेडन स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें मूल चिन्ह कितने हैं, यानी इसमें बेसिक सिंबल्स कितने हैं, इस लिपि के अंदर बेसिक सिंबल्स कितने हैं, यानी जो मूल चिन्ह है ये कितने हैं। तो बेसिक सिंबल्स इसमें है 64 बेसिक सिंबल्स, ठीक है। और अगर इसमें बात करें अक्षर कितने हैं, अल्फाबेट्स या अक्षर, तो ये लगभग हैं 250 से लेके 400, 250 से 400 है। और बेसिकली इस लिपि को कैसे लिखा जाता था, उर्दू की तरह। आपने देखा होगा हिंदी तो अपन यूं लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, और उर्दू लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। और कई लैंग्वेजेस तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जैसे अरेबिक है, बाकी चीजें हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जाता था लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इसको लिखने का जो तरीका था, ठीक है, डायरेक्शन जो है इसको लिखने की है, इसको लिखने की डायरेक्शन या दिशा या तरीका, इसको लिखा जाता है कैसे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं।
इसको लिखा जाता है कैसे, राइट टू लेफ्ट या दाएं से बाएं इस लिपि को। हालांकि इसमें हमें ये मिला है कि जब सिंगल लाइन लिखते थे ये लोग, ठीक है, तो इसको लिखते थे दाएं से बाएं, पर जब पूरा पैराग्राफ लिखते थे ये लोग तो दोनों डायरेक्शन में लिखते हुए चलते थे। मतलब जैसे पहली लाइन तो इस तरह लिख ली, दूसरी लाइन यूं लिख ली, तीसरी लाइन यूं लिख ली, चौथी लाइन यूं लिख ली, इस तरह से पूरा पैराग्राफ तो ऐसे लिखते थे। पर अगर एग्जाम में आपका बिल्कुल जनरल क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो कौन सा करोगे, दाएं से बाएं। क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप, दाएं से बाएं वाला ऑप्शन आप इसमें सेलेक्ट करोगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये आपके मेन प्लेसेस हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट 2 मिनट का और बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। द डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता का पतन। द डाउनफॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता का, क्योंकि जिसका उत्थान होता है उसका पतन तो होता है। आपको मैंने बताया था लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास ये शुरू होती है, 2000 बीसी के आसपास ये टॉप पर पहुंचती है, और 1700 बीसी के आसपास, मतलब माना जाता है इसका जो डाउनफॉल है, इसका जो डाउनफॉल पीरियड है वो लगभग आप मान सकते हो 1700 ईसा पूर्व, यानी 1700 बीसी के आसपास क्या मान सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हो गया। ठीक है, कोई भी सभ्यता सबसे पहले शुरू होती है, फिर अपने चरम पर, टॉप पॉइंट या उत्कर्ष पर पहुंचती है, और फिर उसका डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है, तो हमें मेन इसमें ध्यान रखना है कि डाउनफॉल के कॉजेस क्या क्या हैं, डाउनफॉल के कॉजेस क्या क्या हैं, या उसके रीजन क्या क्या हैं, या उसका कारण क्या क्या है। अब देखो, जितने भी इतिहासकार हुए, अलग अलग जो आपके हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने अलग अलग इसके बारे में अपने मत प्रस्तुत किए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ठीक है, पर हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। तो ध्यान रखना, जब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप हमेशा, जैसे मार्टिमर व्हीलर, जैसे आप एक इतिहासकार आते हैं मार्टिमर व्हीलर, जो लिखते हैं कि इसका जो पतन है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ है, आर्यों ने इंडिया पर अटैक किया और इंडस वैली का पतन हो गया। पर बाकी इतिहासकार कहते हैं ये चीज सही नहीं है, क्योंकि अगर आर्यों ने आक्रमण किया तो आर्य फिर कच्चे घर बनाकर क्यों रहते थे, वो इनके बनाए गए शहरों में क्यों नहीं रहते थे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं, पर मैं आपको एकदम जनरल बता रहा हूँ, आपकी कंफ्यूजन नहीं हो। देखो, कॉजेज में आपको एक ही चीज याद रखनी है, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाएं, इसके कारण सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, या सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, आपका डाउनफॉल हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर ऑप्शन में या तो प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस पर आप टिक कर दोगे, पर प्राकृतिक आपदाओं में भी बहुत सारी होती है, तो आपको इनका प्रेफरेंस सेट करना है। तो मैं 1 2 3 करके इनको बता देता हूं। देखो, प्राकृतिक आपदाओं में सबसे मेन जो कारण है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, और एग्जाम में आपको इसको टिक करना है, कि आपका है फ्लड यानी बाढ़। क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर जो शहरों की जब खुदाई हुई तो जो वस्तुएं मिली है वो सारी की सारी आपको कहाँ मिली है, खुदाई में मिली है। इसका मतलब ऊपर मिट्टी चढ़ गई और मिट्टी की खोद खोद के आपको नीचे शहर मिले। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि आपके बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि जब पानी रेला बहकर आता है तो अपने साथ मिट्टी लेकर आता है। एक तो इसका जो रीजन होगा वो कौन सा होगा, आपका फ्लड या बाढ़। ठीक है, दूसरा, ये प्रायोरिटी नहीं हो तो सेकंड नंबर पे आपको इसमें जो ध्यान रखना है वो याद रखना है, सूखा या अकाल। सूखा या अकाल, जिसको आप बोलोगे ड्राउट्स और फेमिन्स, ड्राउट्स और फेमिन्स। ये रीजन भी हो सकता है क्योंकि सिंधु नदी, क्योंकि नमीयुक्त हवाएं वहां जाना बंद कर दी, लंबे समय तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। ठीक है, अच्छा, इसका तीसरा रीजन जो हो सकता है वो प्राकृतिक आपदाओं में अगर हम बात करें तो ये होता है
भूकंप, अर्थक्वेक। भूकंप या अर्थक्वेक, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप लिखोगे महामारी। कई इतिहासकार कहते हैं कि मलेरिया से मरे, कई कहते हैं कोई महामारी फैल गई, जैसे अपने कोविड फैली थी आज से 100 साल पहले, सन 1919 में स्पेनिश फ्लू फैला था। तो इसमें आप लिख सकते हो पेंडेमिक, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं में मेन रीजन है। पर आपको अगर ऑप्शन में आपको फ्लड दिखाई देता है, तो आपको अपना जो पहला प्रायोरिटी है फर्स्ट नंबर पे, वो कौन सा करना है? फ्लड ही करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। तो देखो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक था, ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला आपका जो टॉपिक था, ये आपको मैंने 6 लेक्चर्स में डिवाइड करा है, 6 क्लासेस या 6 पार्ट में डिवाइड है। ऑलमोस्ट आपसे जो भी एग्जाम में पूछा जाता है लगभग लगभग सब इसमें इंक्लूड, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं तो आपके बाकी पार्ट्स अगर नहीं है तो हमारे जो एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे सस्ता कोर्स भारत का रखा गया है, अभी भी इस पर ऑफ चल रहा है, उस समय भी चल रहा था, और सबसे सस्ता कोर्स आपको दिया जा रहा है। आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, या दूसरे भी जो जनरल लेवल के एग्जाम होते हैं सबके लिए, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, हिस्ट्री में अगला टॉपिक वैदिक पीरियड के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।